हेलो बच्चों, मैं अमित सर। चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु का सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पूरा जो है टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि धातु किसे कहते हैं और उदाहरण दें। धातु किसे कहते हैं, उदाहरण दें। धातु का परिभाषा, धातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? मेटल कहते हैं। मेटल कहते हैं। धातु क्या होता है? बहुत सारे बुक में जो धातु का जो परिभाषा लिखा हुआ है वह उसका गुण के आधार पर लिख दिए हैं। आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जो परिभाषा होना चाहिए वह है कि वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी धातु वैसे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वह क्या करते हैं? धनायन बनाने का काम करते हैं। यानी कोई भी जो मेटल है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और वह धनायन M+ बनाता है। तो ऐसे तत्व को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उदाहरण बहुत सारा है। पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व में अधिकतर तत्व तो धातु ही है। ठीक है, फिर भी आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं। आयरन, एल्युमिनियम, सोना, चांदी और यम वाला जैसे सोडियम, पोटासियम, कॉपर, ये सब किसके उदाहरण है? धातु के उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या ध्यान देंगे? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। दूसरा है कि धातु के भौतिक गुणधर्म को लिखिए। धातु का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उसको लिखना है। तो लिखेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म निम्न है। पहला, धातु क्या होते हैं? चमकदार होती है। ठीक है, धातु क्या होती है? चमकदार होती है। धातु में एक विशेष प्रकार का चमक होता है और उस विशेष चमक को हम कहते हैं धातुई चमक कहते हैं ना, मेटेलिक लस्टर ना, लस्टर यूज होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? धातु जो होता है आघात तन्य होते हैं। इसमें एक गुण होता है आघात वर्धीयता का और दूसरा तन्यता का गुण होता है। ठीक है, तीसरा यह जो है यानी धातु जो होता है उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अपवाद में शीशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा है कि जो धातुएं होती है वह क्या होता है? ठोस होता है। लेकिन एकमात्र धातु पारा है जो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। धातु है पारा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन सभी धातु बाकी जो है वह क्या होता है? ठोस होता है। ठोस होने के कारण जो है धातुओं के गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं? क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। धातु को क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। ठीक है, मेटल कहते हैं। अब देखिए एम से याद रखेंगे मेलिएबल जिसको हम हिंदी में कहते हैं आघातवर्ध। इसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी विद्युत का सुचालक। टी से ट्रांसफर ऑफ हीट यानी उष्मा का चालक। ए से एल्वाइज फॉर्मेशन, एल्वाइज बनाता है। मिश्र धातु बनाता है, एल्वाइज बनाता है, वह भी उसका गुण है। एल से लस्टर मतलब क्या कि उसमें एक विशेष चमक होती है जिसमें धातुई चमक, तो उसके नाम में भी उसका भौतिक गुण छुपा हुआ। खैर ये ध्यान रखेंगे। आघात वर्धता होते हैं, तन्यता होते हैं, इसमें चमक होता है, विशेष चमक होता है। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु ठोस होता है, लेकिन अपवाद में ध्यान रखिएगा पारा, ये ठोस होते मतलब द्रव अवस्था में होता है, लेकिन है वह धातु। धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। कहता है धातु के रासायनिक गुणधर्म को लिखिए। अभी जो हम लोग गुणधर्म देखे वह धातु का भौतिक गुणधर्म था, लेकिन अब प्रश्न है कि धातु का रासायनिक गुणधर्म को लिखिए। तो धातु का रासायनिक गुणधर्म क्या है? पहला है धातु विद्युत धनात्मक होती है। परिभाषा में भी था कि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु प्रायः इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं?
त्याग करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनायन बनाने का काम करेगा। इसलिए पहला गुणधर्म क्या है, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। जो भी धातु पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 1 प्लस, 2 कर रहा है तो 2 प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बनाता है। तो ये क्या होते हैं, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। दूसरा है गुणधर्म कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह क्या करता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु जो है ऑक्सीजन के साथ, आप पढ़े होंगे पहले चैप्टर में भी, मैग्नीशियम का जब जलाते हैं, यानी जलाने का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण बनाता है सफेद रंग का, और वह जलता है श्वेत धधकता हुआ। तो ये क्या होगा, ये जो धातु ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय प्रकृति के होती है। ठीक है, तो वही बोला कि जो धातु होते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, तीसरा गुणधर्म है कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वह जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। जो धातु का जो ऑक्साइड होगा वह जल में घुलकर किसका निर्माण करता है, क्षार का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए Na2O धातु है सोडियम, इसका ऑक्साइड Na2O, और यह जल में घुलेगा तो क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, और चौथा गुणधर्म का अगर हम बात करेंगे तो क्या कहता है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या बनाता है, धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वह बनाते, धातु के धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में वह क्या, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, यानी मुक्त करता है। जैसे हम जानते हैं कि आयरन क्या है, एक धातु है, या पानी से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड बनाया, साथ में हाइड्रोजन गैस निकाला। सोडियम है, जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, इसलिए तो इसको केरोसिन तेल में रखते हैं, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ये 4 गुण जो है इसके हम रासायनिक गुणधर्म को देखें। पहला रासायनिक गुणधर्म क्या था कि धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। दूसरा क्या बताए कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, और ये धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। तीसरा क्या बताए कि धातुओं के जो ऑक्साइड है जल में घुलनशील घुलकर क्या बनाते हैं, ये क्षार का निर्माण करते हैं, क्षार बनाते हैं। और चौथा क्या पढ़े, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ठीक है, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी यहाँ पर देख रहे धातु ऑक्साइड में निर्माण हुआ, यहाँ धातु हाइड्रोक्साइड में निर्माण हुआ, तो या तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का मुक्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं बाबू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपका पूछता है, ये VVI प्रश्न आप इसमें लगा सकते हैं। VVI कहता है आघात वर्धीयता और तन्यता किसे कहते हैं, या इससे आप क्या समझते हैं। आघात वर्धीयता इंग्लिश में हम इसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। इसका परिभाषा अगर पूछा जाए तो ये मेलिएबिलिटी में आपको ध्यान रखना है कि पीट कर पतली चादर में बदलना, यानी धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है, उस गुण को हम क्या नाम देते हैं, आघात वर्धीयता नाम देते हैं। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब में मेलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है, आघात वर्धीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, उसको पीट कर पतली चादर में आप बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या परिभाषा था, तन्यता का परिभाषा था, इसको इंग्लिश में हम बाबू कहते हैं डक्टिलिटी। यह भी धातु का एक गुण है। तो क्या गुण है, धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार में बनाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और सबसे अधिक तन्य जो होता है वह सोना होता है, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक का तार आप बना सकते हैं। तो उदाहरण में यहाँ सोना, चांदी, तांबा ये सब दे सकते हैं। यानी धातु का वैसा गुण जिसमें खींच खाच कर तार में बदला जाएगा, पतले तार में, उस गुण को हम क्या कहेंगे, तन्यता कहेंगे। लेकिन अगर पीट पाट कर पतली चादर में बदलेगा तो उसको हम आघात वर्धीयता कहते हैं। ये 2 गुण इंपॉर्टेंट है। धातु का आघात वर्धीयता क्या कहलाता है, मेलिएबिलिटी,
कि वैसा गुण जिसके द्वारा धातु को पीट कर वह क्या बनाएंगे, पतली चादर में बदलेंगे। और वही तन्यता का बात किया जाए तो धातु का वैसा गुण जिसके माध्यम से उसको हम खींच खाच कर पतले तार में बदल देंगे, उस गुण को हम क्या कहेंगे, तन्यता कहेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 6 कहता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम एक अति अभिक्रियाशील तत्व है बाबू। ठीक है, सोडियम जो है ना एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यह समान ताप पर वायु में ऑक्सीजन और नमी के साथ तीव्र अभिक्रिया कर आग पकड़ सकता है और सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसीलिए उसको जो है हम केरोसिन तेल में रखते हैं, ताकि वह केरोसिन तेल या सोडियम में सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और उसे वायु और नमी से अलग रखता है। इसीलिए जो है सोडियम को हम क्या करते हैं, केरोसिन के तेल में डुबो कर रखता है। सोडियम और पोटासियम जैसे तत्व जो होते हैं ना वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं। इसको अगर ऑक्सीजन मिल गया या पानी मिल गया तो यह तीव्र अभिक्रिया कर लेगा और आग पकड़ लेगा। इसीलिए जो है ना ऐसा ना हो, इसीलिए उसको हम केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, 2 बात लिखना है इसमें, सोडियम अति अभिक्रियाशील धातु है और यह ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए हम इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। कहता है अधातु, अधातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उदाहरण दे। अभी तक हम लोग जो है पिछले 5 क्वेश्चन में धातु के बारे में पढ़ लिए, धातु क्या है, उसका भौतिक गुणधर्म क्या है, उसका रासायनिक गुणधर्म क्या है। रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म के बाद अब जो हम बात करेंगे वह धातु किसे, अधातु किसे कहते हैं, नन मेटल। नन मेटल क्या है, उदाहरण दीजिए। अब बताइए, धातु होता था इलेक्ट्रॉन का त्याग करता था, धनायन बनाता था। ठीक उसका उल्टा अधातु क्या करेगा, अधातु वैसे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और वह ग्रहण करता है और ऋणायन बनाने का काम करता है, उसको हम अधातु कहेंगे। उसमें धातु जैसा गुण नहीं पाया जाता है। धातु जैसा गुण नहीं पाने का मतलब वह आघातवर्धिता या तन्यता का अभाव होता है, उसको हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। अगर वही अधातु का बात किया जाए तो ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब के सब क्या है बाबू, नन मेटल है, अधातु है। ठीक है, जितने भी अक्रिय तत्व है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब के सब क्या है, अधातु है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का अगर मान लो मेटल है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो मेटल प्लस बनाता है, यानी धनायन बनाता है। वही नन मेटल क्या हो करेगा, वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा और अपने आप पर क्या कर लेगा, ऋणायन का निर्माण करेगा। इसके आधार पर आप परिभाषा देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है अधातु के भौतिक गुणधर्म को लिखिए। ठीक है, अधातु के भौतिक गुणधर्म निम्न है, ऐसा लिख देंगे कि अधातु के जो है ना भौतिक गुणधर्म क्या है, निम्न है। अधातुएं क्या चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आयोडीन एक ऐसा तत्व है जिसमें धातु वाला चमक होता है। ठीक है, इसलिए आपको परीक्षा में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि वैसे अधातु का नाम बताइए जो जिसमें क्या धातुएं जैसा चमक होती है, तो वह क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। अधातुएं आघातवर्ध और तन्य नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इंग्लिश में ब्रिटल कहते हैं भंगुर को। आघातवर्धता और तन्यता तो धातु का गुणधर्म है। आघातवर्धता में क्या होता है, पतले चादर में पीट पाट के बनाया जाता है। तन्यता में क्या होता है, खींच खाच के पतले तार में बनाया जाता है। तो धातु का गुण है, वह धातु में ऐसा गुण नहीं है, वह क्या होता है, भंगुर होता है। ठीक है, और धातु में अगर उसको पीटने का या खींचने का कोशिश करोगे तो आसानी से टूट जाएगा, भंगुर होता है। अब धातु जो विद्युत और उष्मा का चालक होता था, लेकिन अधातु क्या होगा, वह उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, जो क्या होता है, वह विद्युत का चालक होता है। इसलिए अपवाद में ये बात भी ध्यान रखेंगे कि कार्बन का अपरूप अधातु होता है ग्रेफाइट, अधातु है,
जो विद्युत का चालन करता है, लेकिन सामान्यतः अधातु विद्युत और ऊष्मा का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। अगला बात है कि अधातुएं ठोस एवं गैस अवस्था में होती है। अधातुएं ठोस एवं गैस अवस्था में होती है, लेकिन एकमात्र अधातु है ब्रोमीन, जिसका संकेत Br होता है। ये अधातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, बोलेगा धातु, धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वह है Hg, पारा। लेकिन अगर कहेगा अधातु, अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वह क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अच्छा, धातुओं के क्वथनांक और गलनांक क्या होते थे, उच्च होते थे, तो धातु के क्वथनांक और गलनांक क्या होंगे, निम्न होंगे। क्या हो जाएंगे, निम्न हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अधातु के रासायनिक गुणधर्म। अब देखिए अधातु क्या होंगे, विद्युत ऋणात्मक होंगे, यानी उस पर चार्ज कैसा होगा, माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब बाद में हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता था। और धातु के ऑक्साइड ओ से अधातु ओ से अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होगा, अम्लीय बनाएगा। C+O2 CO2 अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। अगला कहता है अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। जैसे SO2 पानी में घुल गया, H2SO3 बनाया, ठीक है। अगला बात करता है कि अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। अरे सभी नहीं करती है, कुछ कर लेती है। अगला कहता है भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखे। अब भौतिक, वही जितना बात आप धातु में पढ़े हैं और अधातु में पढ़े हैं, दोनों का दोनों दो पार्ट में कर दीजिए, या पहले धातुएं के बारे में लिख दीजिए, या तो धातु ऐसे है इधर करके अधातु लिख दीजिए, या पहले धातु के बारे में लिख दीजिए सब जितना भौतिक गुण पढ़े थे। चमकदार होती है, आघात बर्तन होती है, उसमें विद्युत का सुचालक होती है, ठोस होती है, और गलनांक उतना कुछ होता है, ठीक है। अच्छा है तो इसके इधर लिख सकते हैं, इधर चमकदार तो इधर चमकदार नहीं होता है, आघात बर्तन होता है इधर नहीं होता, ये भंगुर होते हैं, धातु भंगुर होते हैं। विद्युत का सुचालक इधर कुचालक, ये ठोस, ये द्रव और गैस, ठीक है। ये इधर ठोस और गैस, और इधर कथनांक उच्च होते हैं तो इधर निम्न होते हैं। या ऐसे लिख लीजिए, या धातु लिख दिए तो फिर अधातु वाला भी गुणधर्म दिखा देंगे, और धातु का भी गुणधर्म ऐसे कर लीजिए, चाहे दो भाग में बांट कर लिख लीजिए, पूरे वही बात लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखिए, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 9 और 10 आप कंप्लीट कर लिए तो पिछले का सब कंप्लीट हो जाएगा। क्या विद्युत धनात्मक धातु होता है तो अधातु विद्युत ऋणात्मक। ये ऑक्सीजन के साथ क्षारीय धातु ऑक्साइड तो क्या होगा, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। ये धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है, वह अम्ल बनाएगा, ठीक है, अम्ल बनाएगा। धातु जो है जल के साथ धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, उसमें अलग होगा। और धातु में वही अधातु विद्युत ऋणात्मक, सब अभी चर्चा कर चुके, जितना पढ़े हैं गुण वह हम लिख देंगे। और धातु जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है, और धातु के साथ जो है यह अम्ल बनाता है, वो क्षार बनाता था, ये चर्चा कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपधातु, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, मेटेलॉइड। क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं कि आप पूरे चैप्टर को क्वेश्चन के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो VVI लगा रहे हैं उसको याद भी कर लेना है, याद सब कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। उपधातु क्या है, मेटेलॉइड इंग्लिश में कहते हैं। उदाहरण दे, कहता है वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, उपधातु या अर्धधातु भी कहता है, मेटेलॉइड कहते हैं, ठीक है। और इसकी संख्या कितना है, पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या वो उपधातु है, 6 उपधातु है। कौन कौन है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और क्या है, टेलुरियम है और पोलोनियम है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बोरोन का संकेत B, सिलिकॉन का संकेत Si, जर्मेनियम का Ge, आर्सेनिक का As, एंटीमनी का संकेत Sb, टेलुरियम का Te और पोलोनियम का Po होता है। एक ट्रिक ध्यान रखेंगे,
बोस जी आए टाइम पर, बोस जी आए टाइम पे, ठीक है, बोस जी आए टाइम पे। बोस है बोरॉन, ये इससे क्या हो जाएगा बोरॉन, से हो जाएगा सिलिकॉन, बोस, जी से हो जाएगा जर्मीनियम, आ से हो जाएगा आर्सेनिक, ए से हो जाएगा एंटीमनी, 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 और टा से हो जाएगा टेलुरियम, और पे से हो जाएगा पोलोनियम, तो ये कुल 6 है। बोस जी आए टाइम पे, बोस जी में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम और पोलोनियम, ये 6 उपधातु हैं। ठीक है, उपधातु में क्या होते हैं, धातु के गुण और अधातु के गुण, दोनों को गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि उपधातु जो है वह धातु के साथ जब रिएक्शन करेगा तो अधातु वाला वह खुद गुण प्रदर्शित करने लगेगा, लेकिन अगर मान लो वो अधातु के साथ अगर उसको भिड़ाओगे तो धातु बन जाएगा वो। ठीक है, बदल लेता है, जैसा आगे वाला रहेगा उसका उल्टा कर लेगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, विविया लगाइएगा इसमें। उभयधर्मी, अंग्रेजी में कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देना है। क्या बोला कि वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे, उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों को दोनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा। ठीक है, दोनों गुण पाए जाते हैं इसमें, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एनोडीकरण क्या है, एक बार फिर से इसमें भी विविया लगाइएगा, एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण क्या हुआ, एनोडीकरण क्यों जरूरी है, ये भी बात आप समझिए। देखिए एनोडीकरण क्या है, एनोडीकरण जो है ना, एनोड बनने की प्रक्रिया समझते हैं। एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है एनोडीकरण, क्या है, एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी धातु, लेकिन मुख्यतः क्या लिया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एल्युमिनियम लिया जाता है। ठीक है, किसी भी धातु के सतह पर मोटी और सुरक्षात्मक ऑक्साइड की परत बन जाता है, या ऐसे कह सकते हैं एल्युमिनियम की वैसा रासायनिक प्रक्रिया जिसमें, वैसा विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एल्युमिनियम की सतह पर मोटी और सुरक्षात्मक ऑक्साइड का परत बन जाता है। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, एनोडीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में धातु को एनोड बनाया जाता है, जिससे उसकी सतह संक्षारण यानी जंग से सुरक्षित हो जाती है और उसमें मजबूती व चमक बढ़ जाती है। आप ये बात समझ पाए कि एनोडीकरण एक मेथड है जंग से बचाने का, संक्षारण से बचाने का भी एक मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, एल्युमिनियम के सतह पर उसका एक मोटी और सुरक्षात्मक ऑक्साइड का परत बन जाता है। ठीक है, अब चूंकि धातु के रूप में एनोड का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम उसको एनोडीकरण भी कहते हैं। तो क्या हुआ, एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया हुआ जिसमें किसी धातु, या ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें एल्युमिनियम की सतह पर मोटी और सुरक्षात्मक ऑक्साइड का परत बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। वह क्यों जरूरी है, वह संक्षारण या जंग लगने से बचाने के लिए, और उसमें मजबूती आ जाता है, चमक भी बढ़ जाता है। एनोडीकरण एक बहुत अच्छा मेथड है। मुख्यतः हम एल्युमिनियम के सतह पर उसका ऑक्साइड का निर्माण कराते हैं। एक्वारेजिया ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया क्या है बाबू, ये 2 अम्ल का मिश्रण होता है।
ठीक है, दो अम्ल का मिश्रण होता है। वह अम्ल कौन कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, दोनों सांद्र होना चाहिए, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3। ये अनुपात भी जरूरी है, 3:1, पहले HCl है तो उसका 3, एगो HNO3 वाला, ठीक है, अनुपात में मिश्रण होता है। इस मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। यह अत्यंत शक्तिशाली होता है और सोना और प्लेटिनम जैसे धातुओं को भी घोला जाता है। पूछेगा आपसे वैसा कौन सा विलयन है जिसमें सोना चांदी को या सोना प्लेटिनम जैसे धातु को घोला जाता है? वह क्या है? एक्वारेजिया। ठीक है, रॉयल जल भी कहते हैं इसको, रॉयल जल भी कहते हैं, रॉयल जल। और इसमें ध्यान रखिएगा, दो अम्ल HCl और HNO3 रहता है, HCl और HNO3, 3 को HCl एगो HNO3 रहता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी क्या है बाबू? कहता है धातुओं को उसकी रासायनिक क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया, रासायनिक क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है और वही एक सूची के रूप में दिया गया, उसी को हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। लेकिन आपको वह सूची भी यहाँ बनाना होगा और बनाना हम आपको सिखाए हैं। तो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, यानी ऊपर जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, तो आपको ट्रिक भी बताए थे के ना के मांगब अल्मुनियम जना Fe Pb H Cu Hg Ag Au, क्या ना क्या मांगा अल्युमिनियम लिख दिए, इसमें उसका धातु का नाम लिख दीजिएगा। और ये क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील, अब यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। और यही अगर नीचा में बात किया जाए सोना, तो यह क्या हो जाएगा? सबसे कम अभिक्रियाशील। ठीक है, और सबसे अधिक से सबसे कम की ओर क्रियाशीलता श्रेणी के ही हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अच्छा, कभी कभी एक पोटासियम और लिथियम का अगर बात आ जाएगा, लिथियम से भी तुलना करेगा तो सबसे ऊपर में लिथियम होता है, और नीचे में अगर Au और Pt प्लेटिनम का बात किया जाए, Au और Pt में भी निर्भर करता है कि वो +2 ऑक्साइड में बदलता है या +3 ऑक्साइड में। तो वो सब चर्चा 12th में है, अभी वो सब आपको नहीं ध्यान रखना है, NCERT के अकॉर्डिंग अभी यहाँ ही चलेंगे हम लोग, ये बात आपको बनाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। आप अभी देखे थे ना, ठीक है, वह क्या होता है? जिंक जो है ना, क्या क्या मांगा अल्युमिनियम जना Fe Pb H, तब नीचे है Cu Hg Ag Au है। तो क्या है कि जिंक ऊपर में है, Fe नीचे में है, तो जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील हुआ और आयरन कम का अभिक्रियाशील हुआ। तो चूंकि जिंक आयरन से क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में हम डालेंगे तो क्या करेगा? जिंक आयरन को उसके लवण से विस्थापित कर देगा। ठीक है, और इस अभिक्रिया में क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा और लोहा अलग हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाता है। तो वही लिखेंगे, जिंक को जब डाला जाता है आयरन सल्फेट के विलयन में तो जिंक सल्फेट बनाता है और आयरन को अलग कर देता है, क्योंकि जिंक जो है आयरन से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O और MgO का निर्माण दर्शाइए। देखिए बाबू, सोडियम और ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन हम करते हैं, यहाँ पर उत्तर लिखते हैं। उत्तर कहता है सोडियम का दिखाना है, तो सोडियम के बारे में आप जानते हैं कि इसका परमाणु संख्या 11 होता है। इसका अगर हम लिखें तो 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी 2 सोडियम है। एक सोडियम जो है वह क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन 11, एक बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा,
तो क्या बना देगा, Na प्लस बना देगा। ठीक है, Na प्लस बना देगा। तो 2 है तो 2 Na प्लस बनाएगा। ठीक है, और वही बात किया जाए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। वो क्या करेगा, 2 6 है, यानी ऑक्सीजन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो 2 सोडियम प्लस बनाया। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, इसके बाह्यतम कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन का ये सोडियम जो त्याग किया, इस ऑक्सीजन जो है वह क्या करेगा, उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और O2 माइनस बना देगा। ठीक है, O2 माइनस बना लेगा, और ये आपस में मिल के ये जब 2 Na प्लस और O2 माइनस जब मिलेगा, O2, ठीक है, O2 माइनस मिलेगा तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, Na2O का निर्माण कर लेंगे, Na2 का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से MgO क्या करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये आपस में अभिक्रिया किया और Na2O बना लिया। ठीक है, MgO का देखिएगा, Mg का परमाणु संख्या 12, क्या 2 8 2, यानी Mg जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्या बना लेगा, Mg2 प्लस बना लेगा। और ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और O2 माइनस बना लेगा। और ये देखिए Mg2 प्लस और O2 माइनस ये आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, Mg बना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहता है आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। अरे आयनिक यौगिक में जो धनायन और ऋणायन के बीच बहुत प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। अब जब आपस में उसके धनायन और आयन के बीच प्रबल विद्युत बल है तो उसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा देना होगा। ठीक है, तो उसको आयन को अलग अलग करने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जितना भी आयनिक यौगिक है इसका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा, क्योंकि उसके बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है धनायन और आयनों के बीच। कहता है आयनिक यौगिक क्या है, इसके गुणधर्म को लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। अरे वे यौगिक, पहले आयनिक यौगिक का परिभाषा लिखे हैं। आयनिक यौगिक का कहता है वे यौगिक जो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग और अधातु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बने धनायन और ऋणायनों के बीच विद्युत आकर्षण से बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। अभी देखे थे ना पिछला प्रश्न में MgO का निर्माण कैसे बन रहा था। Mg क्या कर रहा था, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का, Mg2 प्लस बना रहा था। और वहीं ऑक्सीजन क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा था और O2 माइनस बना रहा था। अब देखिए प्लस है माइनस है, धनात्मक और ऋणात्मक है, इसके बीच एक आकर्षण बल आएगा, मजबूत विद्युत आकर्षण बल आएगा और ये आपस में मिलके या क्या बना लेंगे, MgO बना लेंगे। और ये MgO हमारा क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक कहलाएगा। और उदाहरण देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na प्लस बनाएगा। वहीं Cl है, 17 परमाणु संख्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए 18 पुराने के लिए, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और वह क्या बना लेगा, Cl माइनस। अब प्लस माइनस के बीच आकर्षण बल बढ़ा, ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, Na प्लस और Cl माइनस ये मिलके ये NaCl बना देंगे। ठीक है, NaCl में भी कौन सा आयनिक यौगिक कहलाएंगे, क्योंकि आयनिक बंधन पाया जाएगा। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन के प्राप्ति से ग्रहण करने से अगर बनता है बॉन्ड तो उसको आयनिक बंधन कहते हैं और आयनिक बंधन आयनिक यौगिक में पाया जाता है। अगर वही गुणधर्म का बात करें तो चूंकि मजबूत बंधन है इसलिए उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे आयनिक यौगिक का क्वथनांक और गलनांक
क्या होते हैं, उच्च होते हैं या निम्न होते हैं, तो उच्च होते हैं। ये सामान्यतः क्या होंगे, कठोर और भंगुर होते हैं, या जल में प्रायः घुलनशील होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये भी है कि यह गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का क्या करेंगे, चालन करेंगे। जैसे NaCl है, या विद्युत का चालन करेंगे, काहे कि आयन का निर्माण करेगा जल में घुलकर, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब आयन जानते हैं आप विद्युत का चालन में सहायक होता है। ये चाहे गलित अवस्था में रहे चाहे जलीय विलयन में रहे, विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। लेकिन ठोस अवस्था में क्या होगा, विद्युत का वह कुचालक होगा, ठीक है। ये गुणधर्म ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। अब देखिए खनिज और अयस्क अंतर वाला प्रश्न में आपके पास दो ऑप्शन है, एक इधर लिख दीजिए, एक इधर लिख लीजिए, या उसके बारे में एक यहाँ लिखिए, जितना बात जानते हैं लिख दीजिए, फिर दूसरा के बारे में जितना बात जानते हैं उतना लिख दीजिए। चलिए, क्या पहला परिभाषा ही लिख देंगे हम, क्या भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितना तत्व या यौगिक है उसको हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। सभी खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होता है। खनिजों में कुछ अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। सभी खनिजों में धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट इसमें हम खनिज के बारे में लिख दिए। अगला पॉइंट है कि अयस्क क्या होता है। तो अयस्क कहता है कि वैसे खनिज होते हैं जिसमें धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सभी अयस्क जो है ना वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। काहे कि अयस्क खनिजे से प्राप्त होता है, कम खर्च में आसानी से अगर हम उसको प्राप्त कर पा रहे हैं तो वह उसका अयस्क कहलाएगा, ठीक है। अब बाकी उसमें जितने भी पाया जाता है प्रकृति रूप से वह सब खनिज हुआ। सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, मतलब ठीक ठाक होता है, उसमें नहीं रहता था। अशुद्धियां के ना के बराबर होती है, अयस्क में अशुद्धियां होती है लेकिन बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। और सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है, जितना भी अयस्क है उससे हम धातु को निकाल सकते हैं, लेकिन सभी खनिज से हम नहीं निकाल सकते हैं धातु को, ये बात ध्यान रखेंगे। कहता है निम्न पद को परिभाषित करें। अभी ही बताएं खनिज क्या होता है भैया। खनिज क्या होता है, पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी तत्व या यौगिक जिसमें धातु उपस्थित होता है उसको हम क्या कहेंगे, खनिज। प्राकृतिक रूप से भूपर्पटी पर जितने भी पाया जाता है तत्व वो यौगिक को सबको खनिज कह लो। लेकिन अयस्क क्या कहेंगे, वैसा खनिज जिसमें हम कम खर्च में सरलता पूर्वक आसानी से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे, वे खनिज जिसमें धातु की आर्थिक रूप से सरलता से कम खर्च में प्राप्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क। इंग्लिश में अयस्क को क्या कहते हैं, ओर। और तीसरा कहता है गैंग क्या होता है, तो अयस्क के साथ पाए जाने वाली अवांछित अशुद्धि, ठीक है, जैसे मिट्टी चट्टान ये सब जो पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, गैंग कहते हैं, ठीक है, उसमें धातु निष्कर्षण से पहले उसको हटाया जाता है, ठीक। सीधा बात, अयस्क में जितने भी अशुद्धि पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। और गैंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लस्क डालते हैं, और गैंग और फ्लस्क मिलके स्लैग का निर्माण करता है, धातु मल का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI, रोस्टिंग क्या है, भर्जन, ठीक है, भर्जन क्या है। देखिए भर्जन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग। इसमें ऑक्सीजन है, RO है, ठीक है, RO शुरू में है, यानी यहाँ पर बढ़िया से ध्यान रखेंगे परिभाषा। वह प्रक्रिया है, यानी भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को अधिक मात्रा में वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में द्रवनांक के कम ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है। रोस्टिंग में क्या होगा, रोस्टिंग में यानी भर्जन में वैसा प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, ठीक है, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है, रोस्टिंग प्रक्रिया में। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो चीज इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति और द्रव्यमान से कम ताप पर उसको गर्म करना। तो ऐसे वैसे प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रोस्टिंग कहेंगे, भर्जन कहेंगे, ठीक है। इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क का सल्फाइड
अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित किए जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अयस्क से ऑक्साइड में बदलने का दो विधि, अयस्क से को ऑक्साइड में बदलने का दो विधि, एगो रोस्टिंग, एगो कैल्सिनेशन, एगो भर्जन, एगो निस्तापन। भर्जन में क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा, और निस्तापन में क्या होगा, ऑक्सीजन का मतलब न के बराबर अभाव रहेगा या कम मात्रा में रहेगा। ठीक है, सल्फाइड अयस्क का हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्साइड में बदलेंगे। सल्फाइड अयस्क जितने भी सल्फाइड अयस्क है उसको ऑक्साइड में बदलने का काम कौन मेथड से होता है, रोस्टिंग मेथड से होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे। तथा सल्फर डाइऑक्साइड इससे गैस निकलता है। जैसे देखिए यहाँ पर सल्फाइड अयस्क है ZnS, जिंक का है, इसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, ZnO और SO2 का निर्माण किया। ठीक है, तो जितना भी सल्फाइड अयस्क है उसका हम इस प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड में, देख रहे हैं ZnO ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं। सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में द्रव्यमानांक से कम ताप पर। इस मेथड को हम क्या कहेंगे, भर्जन कहते हैं। अगला निस्तापन, कैल्सिनेशन। निस्तापन क्या हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट और हाइड्रेट अयस्क को, उसमें सल्फाइड अयस्क था, इसमें कौन अयस्क, कार्बोनेट या हाइड्रेट अयस्क, और इसको वायु की अनुपस्थिति या सीमित वायु में, वहां क्या था, ऑक्सीजन की उपस्थिति था, यहाँ पर या तो सीमित है यानी एकदम ना के बराबर कम है, या वायु है ही नहीं, और द्रव्यमानांक के कम ताप पर गर्म करेंगे तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। इस प्रक्रिया में अयस्क से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है, निर्जलीकरण होता है, यानी जल का निकलना निर्जलीकरण होता है, और ऑक्साइड अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। देखिए इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसलिए नहीं गर्म करते कि कार्बोनेट है, ओकरा में ऑक्सीजन पहले से है। जिंक कार्बोनेट काहे इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, एकरा पास तो ऑक्सीजन पहले से है, तो सीधे गर्म करो। ठीक है, वायु को अनुपस्थिति में गर्म करो, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, छूट गया क्या ना, ठीक है। कहता है प्रश्न संख्या 24, दुबेर का लिख दिया। 24 प्रश्न कहता है मिश्र धातु एलॉय किसे कहते हैं। तो सबसे पहला बात जो है ना, दो क्वेश्चन है इसमें, मिश्र धातु किसे कहते हैं, यहां तक क्वेश्चन है, और दो मिश्र धातु के नाम लिखिए तथा उसके उपयोग को बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VBI लगा लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन जो है VBI है। मिश्र धातु इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलॉय। एलॉय बनाने का काम धातु का गुण है, धातु का गुण एलॉय बनाता है, मिश्र धातु बनाता है। क्या होता है मिश्र धातु, मिश्र धातु एक मिश्रण है। देखिए किसका, कहता है जब दो या दो से अधिक धातु, जब दो या दो से अधिक धातु अथवा किसी धातु और अधातु के निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, या तो दूगो धातु मिलाओ, दो से ज्यादा भी चलेगा, या एक धातु एक अधातु बनाओ, लेकिन निश्चित मात्रा बनाओ, कुछ न कुछ एगो फिक्स रेशियो में रहना चाहिए, अनुपात फिक्स रहना चाहिए, तब वैसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, जो पदार्थ का जो प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे, एलॉय कहेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर पित्तल, ठीक है, ट्रिक भी बताए थे, पित्तल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, पिताजी याद करने के लिए बोले थे, पिताजी, यानी पित्तल जो है ना, पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, यानी पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, इसका उपयोग किसमें होता है, बर्तन बनाने में, सजावटी वस्तुओं में, नल एवं स्क्रू बनाने में, इसमें इसका उपयोग किया जाता है पित्तल का। ठीक है, पित्तल का आप लोग लोटा वगैरह देखे होंगे। अगला अधातु है, वो अर्धधातु है, क्या है हमारा, कांसा, एलॉय। दूसरा एलॉय जो है हम लोग का मिश्र धातु का उदाहरण है कांसा, और इसका भी ट्रिक बताए थे, कटीता, कटीता। कांसा जो है टीन और तांबा से मिलके बनता है, टीन और तांबा का मिश्र धातु होता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, और आप लोग देखे हुए कांसा मेडल मिलता है, पदक बनता है, घंटियां बनता है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कहता है सोने की मिश्र धातु कैसे तैयार की जाती है। उत्तर देखिएगा, सोने की मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है। अच्छा, आप जानते हैं कि शुद्ध सोना जो होता है वह
24 कैरेट का होता है, लेकिन क्या उतना का कोई आभूषण बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। 22 कैरेट का बन जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए वह क्या किया जाता है, उसमें ये धातु को मिला दिया जाता है, चांदी और तांबा को मिला दिया जाता है, ठीक है। उस तरह से उसका मिश्र धातु बना के आभूषण बनाता है। क्या करता है, कहता है शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसलिए उसे थोड़ा कठोर बनाने के लिए तांबा या चांदी को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। वो जो आप देखते होंगे 716 916 करके रहता है, वह रेशियो है, वह बताता है कि इसमें शुद्ध सोना कितने है, बाकी हजार में देख लीजिए घटा के, ठीक है। तो वही आपका प्रतिशत पता चल जाएगा। तो कहता है कि शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसलिए उसे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा और चांदी को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। सोना तथा तांबा और चांदी को गलाकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है और फिर ठंडा होने पर जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है वही सोने का मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है। मिश्र धातु में क्या है, दो धातु को मिलाना, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिला दीजिए, मिश्र धातु बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 26 नंबर कि लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। बहुत सारे तरीका है। देखो, जंग के लिए जिम्मेवार है दो चीज, एगो ऑक्सीजन, एगो नमी यानी पानी। उससे अलग अलग रखो। जंग लगाने से सतह से हवा और नमी को संपर्क से दूर रखना है। इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, पेंट कर दो, तेल या ग्रीस लगा दो, जस्तीकरण जी, या इसी को हम यसद लेपन भी कहते हैं, यसद लेपन यानी जिंक का परत चढ़ाना, और टीन या क्रोम की परत चढ़ाकर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और भी है एनोडीकरण, एक और मेथड है, एनोडीकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। 27 नंबर कहता है कि लोहे की वस्तु को जस्तीकरण क्यों किया जाता है। जाहिर सी बात है भाई, जंग लगाने से बचाने के लिए हम उसका जस्तीकरण कहते हैं। जस्तीकरण में क्या करते हैं, जस्तीकरण में लोहे के सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। यह परत लोहे को हवा और नमी के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता है और वस्तु की आयु और मजबूती बढ़ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दो चीज, धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। ये भी पूछा है एक बार, प्रश्न ये पूछा है एग्जाम में कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। जैसे सोडियम जानते हैं बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है जल के साथ, तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। तो वही बात है कि क्या करेगा भैया, तो वह धातु का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीबीआई कहता है दो धातु का नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, और दो धातु का नाम बताइए जो ऐसा नहीं करती है। तो देखो, हम आपको बताए हैं के ना के मांगव अल्युमिनियम जना FePbH CuHg Ag। अब देखो, हाइड्रोजन अम्ल से क्या हटाना है, हाइड्रोजन को विस्थापित करना है। हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है। अब हाइड्रोजन को विस्थापित करना है, दूगो धातु का नाम बताना जो ऐसा करेगा, दूगो बताना जो ऐसा नहीं करेगा। तो देखो, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन से मजबूत होना चाहिए, हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला कोनो ले लेंगे। और जो ऐसा नहीं करेगा तो हाइड्रोजन के नीचा होगा, तो ऐसा मसलन हम कोनो ले लेंगे। देखिए यहाँ पर हम जस्ता और लोहा लिए हैं, जस्ता और लोहा यहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर है, ज्यादा मजबूत है, बिल्कुल क्या करेगा, अम्ल को, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा अम्ल में से। और यहाँ पर देखिए कॉपर और चांदी नीचे है, तो वह क्या करेगा, वह ऐसा नहीं करेगा, काहे कि कमजोर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यही दो ले सकते हैं, इसके ऊपर आपको जो मन करे ले लेना, इसके नीचे जो मन करे ले लेना, ठीक है।
कहता है ऑक्सीजन के साथ संयुग्म होकर या मिलकर होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, देखो बताए थे, ट्रिक भी बताए थे। ओ से अम्लीय, ओ से अधातु, अधातु अधातु आई ऑक्साइड और अम्लीय, तीन गो चीज बताए थे। ओ से सब चीज शुरू हो रहा है ना, तो ये ध्यान रखने के लिए कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्या अम्लीय प्रकृति के होते हैं। देखते हैं, कहता है ऑक्सीजन के साथ संयुग्म होकर अधातुएं सामान्यतः अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ अधातुएं उदासीन ऑक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी विविया है, याद रखिएगा। अधिकतर जो है वह अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन कुछ जैसे उदासीन बनाएगा। जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये जो ऑक्साइड है ना, ये क्या बनाएंगे, उदासीन बन जाएंगे, और अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, इसलिए वह क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के साथ अगर मिलेगा और धातु तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे, और कुछ केस में उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। तो दो बनाएंगे, अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड। कहता है जस्ता का दो अयस्क के नाम और सूत्र लिखें। बहुत इस टाइप का प्रश्न एगो पूछेगा कि जस्ता का दो अयस्क का नाम और सूत्र लिखो, या ऑब्जेक्टिव में तो पूछ भी देगा कि बताओ जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, जिंक ब्लेड का सूत्र क्या है, कैलामाइन का सूत्र क्या है, वह किसका अयस्क है। इस टाइप का कैसा हो करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करके पूछ लेता। अब बताओ जिंक का दो अयस्क कौन कौन हो गया, जिंक ब्लेड और कैलामाइन, जिंक ब्लेड और कैलामाइन। जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है, ZnS होता है, और इसी से हम क्या प्राप्त करते हैं, जिंक को प्राप्त करते हैं। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको हम क्या कहते हैं, कैलामाइन कहते हैं। और ये दो अयस्क किसके हैं, जस्ता का है, जिंक के हैं। ठीक है, जिंक को हिंदी में हम जस्ता कहते हैं। ठीक है, तो जिंक ब्लेड और कैलामाइन दो नाम है, उसका सूत्र क्या हुआ, ZnS और ZnCO3। उसी तरह पूछा कि कॉपर यानी तांबा, कॉपर को हम क्या कहते हैं, कॉपर तांबा कहते हैं। ठीक है, तो उसका दो नाम और सूत्र लिखना है। तो कॉपर का मुख्य रूप से क्या है, कॉपर पाइराइट CuFeS2 कॉपर पाइराइट, और क्यूपराइट, ठीक है, Cu2O, ये उसका दो अयस्क हैं, कॉपर पाइराइट और क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट और क्यूपराइट। कॉपर ग्लांस और भी है, बहुत सारा है, लेकिन दो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है लोहा का दो अयस्क और उसका सूत्र, हिमेटाइट और मैग्नेटाइट। बढ़िया से जानते हैं, हिमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सूत्र, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। इस तरह से इंपॉर्टेंट है ये टाइप का प्रश्न। एल्युमिनियम का दो अयस्क, बॉक्साइट कितना बार पूछा है, Al2O3 2H2O, और क्रायोलाइट Na3AlF6, Na3Al एल्युमिनियम और F6। ठीक है, Na3AlF6, ठीक है, AlF6। ठीक है, तो बॉक्साइट और क्रायोलाइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट और क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न होगा, लेकिन कारण बताइए। ये आपको मतलब 4-5 जो सब्जेक्टिव 5 नंबर या 6 नंबर का होता है उसमें पूछ सकता है, कोई 2 दे देगा 2.5 नंबर का। ठीक है, अभी हम यहाँ पर 4 को बताते हैं। ठीक है, ये लास्ट है हम लोग का प्रश्न। कारण बताना है कि क्या क्यों किया जाता है ऐसा। कहता है प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, देखेंगे आप। कहता है प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों, क्यों देखिएगा। कहता है प्लेटिनम, सोना, चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी देखते हैं तो सब हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है, बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। साथ ही इसका संक्षारण भी नहीं होता, इसमें जंग जल्दी नहीं लगता है, इसीलिए ठीक है, इसमें विशेष चमक भी होता है, सुंदर लगता है सब लोग। ठीक है, इसलिए वह क्या होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं। उसमें चमक पाया जाता है, अच्छा लगता है देखने में, वह खराब भी आसानी से नहीं होता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा कहता है कारण बताइए कि सोडियम, पोटासियम और लिथियम, ये सोडियम, पोटासियम, लिथियम जो है NaKli जो है नकली, इसको ध्यान रखते हैं, ये जानते हैं ना आप, बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, नकली, ट्रिक बताते हैं, नकली सोडियम, पोटासियम, लिथियम, इसको क्या चाकू से भी आप काट सकते हैं, ये इतना मुलायम होता है। तो लेकिन यहाँ पर ये पूछा कि बताइए ये जो सोडियम, पोटासियम और लिथियम है, इसको तेल के अंदर क्यों रखा जाता है, संग्रहित क्यों किया जाता है? आप जानते हैं यह अभिक्रियाशीलता शुरू ही यही होता है, क्या ना क्या मांगा था ना, क्या ना क्या मांगा, बोले थे कि अगर लिथियम का बात आएगा तो पोटासियम से ऊपर होता है, यानी ये सब क्या अति अभिक्रियाशील तत्व है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व यही सब है। तो वह क्या करेगा, सामान्य ताप पर भी वह नमी और वायु में वह आग पकड़ लेगा, तेजी से अभिक्रिया करके उसमें आग पकड़ लेगा, वह जलने लगता है, इसलिए उसको, और वह तेल में तो वह घुल भी नहीं पाता है और ना कोई अभिक्रिया कर पाता है, इसलिए उसको हम सुरक्षित रखने के लिए तेल के अंदर उसको संग्रहित करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा कहता है एल्युमिनियम अति अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी उसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों भाई? इसका एकमात्र ये कारण है कि एल्युमिनियम ऊष्मा का क्या है, अच्छा चालक होता है। ठीक है, इसलिए इसका संचारण भी, और एगो तो अच्छा चालक है और दूसरा क्या है, इसका संचारण भी नहीं हो पाता, इसलिए उसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सबसे लास्ट है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है, क्यों? अच्छा एगो बात बताइए, अगर निष्कर्षण कार्बोनेट अयस्क को अगर आपको ऑक्साइड में बदलना होगा, कार्बोनेट वाला तो कौन प्रोसेस, निस्तापन, और वही सल्फाइड अयस्क को अगर ऑक्साइड में बदलना होगा तब कौन प्रोसेस बताए थे, वह भर्जन या जारन कहते हैं, रोस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन था कि निष्कर्षण कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, कारण बताइए क्यों? देखिएगा, कहता है सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण क्या होता है, आसानी से होता है। अगर मान लो कोई धातु सल्फाइड रूप में है या कार्बोनेट रूप में, उससे धातु का निष्कर्षण आसानी से नहीं होगा, इसलिए धातु प्रक्रम में ही ऐसा किया गया है कि सबसे पहले सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क को हम उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे, निस्तापन और भर्जन के द्वारा। ठीक है, इसलिए कि उसे हम धातु का निष्कर्षण आसानी से कर पाए, इसलिए अपचयन से पहले धातु को सल्फाइड और कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, और एक और प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, लास्ट प्रश्न था ये बोल रहे हैं कि दो प्रश्न, एगो एल्युमिनियम का निष्कर्षण का पूरा विधि लिखिए, निष्कर्षण का विधि देख लीजिएगा, एगो एल्युमिनियम और दूसरा आयरन। ठीक है, Fe का निष्कर्षण का पूरा विधि आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास, आप लोग ये भी बताइएगा। आप देख रहे हैं कि कुल जो है अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग लिए थे। ठीक है, कुल प्रश्न 36 थे और कोशिश किया गया है कि पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया, फिर भी जो कमी रह जाता है उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, और अगला जो क्लास होगा उसमें हम चैप्टर 4 यानी कार्बन और उसके यौगिक का चर्चा करेंगे। कैसा क्लास लगता है एक बार आप लोग प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब तो कीजिए ही, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर किया कीजिए, कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी परीक्षा दीजिए अच्छा से, अब तो बहुत कम दिन बच गया है। ठीक है, नया जो चैप्टर नंबर 4 होगा हम लोग का, वह क्या होगा, कार्बन एवं उसके यौगिक होंगे। ठीक है, और फिर तब एक चैप्टर 5वां चैप्टर बच जाएगा हम लोग का, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो लगभग दोनों का 1.5 घंटा का क्लास, मतलब मोटा मोटी 3 घंटा का क्लास बच जाएगा। और पहला और दूसरा चैप्टर करवा दिए हैं लाइव में जाके, जो SVM आप लोग कैसे जानता है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, SVM ऑनलाइन क्लास। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में जाइएगा। ठीक है, और वहां पर लाइव क्लास एक ऑप्शन होगा 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर में
जो प्लेलिस्ट से पहले लाइव में उसमें जाइएगा, तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का पूरा सब्जेक्टिव मिल जाएगा, और वहां पर ऑब्जेक्टिव भी कराए हुए हैं सब, धातु अधातु का ऑब्जेक्टिव भी है, तो वह भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ। धन्यवाद।